हेलो दोस्तों, एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है। हमने तकरीबन चार चैप्टर निपटा दिए हैं। ये पांचवा चैप्टर है आपका संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है? बड़ा चैप्टर है, ये तो आप भी जानते होंगे, बड़ा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट भी है साथ में। ठीक है ना? तो धीरे धीरे देखो हम अपना कोर्स कंप्लीट करने की और मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है ना? चार चैप्टर काफी सारे थे, वो भी चार कम नहीं थे, वो हमने निपटा दिए छोटे छोटे पार्ट्स बना करके। ऐसे ही अब हम संगठन को निपटाने वाले हैं, देन इसके बाद जो भी हमारे 3-4 और रहते हैं वो भी निपटाएंगे पार्ट नंबर ए में, मतलब जो हमारा पहला जो पोर्शन है उसके अंदर। क्लियर? हमारे पास पहली डेफिनेशन है संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। स्टार्ट कर लेते हैं इसे। संगठन से अभिप्राय, इसने बोला एक उपक्रम की, वही मतलब एक ऑर्गेनाइजिंग यानी जो एंटिटी है, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी की क्रियाओं को परिभाषित, यानी वहां पे जो काम हो रहे हैं ना उनको परिभाषित करना एवं समूहीकरण करना। ठीक है ना? क्या करना? समूहीकरण, ग्रुपिंग करना। ठीक है ना? वह उनमें अधिकार संबंध स्थापित करना। ठीक है ना? ये तीन चीजें आ रही है। देखो, क्रियाओं को परिभाषित की क्या क्या काम होगा वहां पे वो परिभाषित करना, उनका ग्रुपिंग करना यानी समूहीकरण करना, और उनमें अधिकार संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया से है। तो संगठन से अभिप्राय एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक संगठन की या एक उपक्रम की क्रियाओं को परिभाषित करना, समूहीकरण करना और उनमें अधिकार संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया से है। क्लियर हो गया? देखो, आपके बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, प्लीज मैं आपसे रिपीट करूँ तो मैं फेस टू फेस क्लासेस में रिपीट करता हूँ, अभी भी आपसे बोलूंगा साफ सुथरा पेपर करके आए प्लीज। पहले को साफ सुथरा करने से काफी फायदा होता है, जो जब चेकिंग करता है कोई टीचर तो उसको काफी अच्छा लगता है और नंबर ज्यादा देता है। आपको याद रखना, साफ सुथरा होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? गंदगी, अगर आप गंदा फंदा लिखते हो तो वैसे नंबर कट जाता है आधे से ज्यादा। ठीक है ना? तो साफ सुथरा होना चाहिए और पेपर आप पूरा करके आए। प्लीज पेपर पूरा करके आया करो, चाहे वहां कुछ भी लिखो बट पूरा करके आओ। पेपर छोड़ा मत करा करो कभी भी। ठीक है ना? ये हमेशा याद रखो। बिजनेस का पेपर आने में टाइम है, तब तक तो हम मैक्सिमम वीडियोस खत्म कर चुके हैं। हो सकता है तो क्या पता कोर्स ही खत्म हो जाए। ठीक है ना? काफी टाइम है उसके लिए। तो स्टार्ट अभी हम कर ही रहे हैं। संगठन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। ठीक है? हम इसको काफी आसान वे में खत्म करेंगे इस चैप्टर को भी। तो संगठन से अभिप्राय मैंने क्या बताया, एक संगठन की या एक उपक्रम की क्रियाओं को परिभाषित करना, समूहीकरण करना और उनमें अधिकार संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया से है। संगठन की विशेषताएं क्या बचा? संगठन की विशेषताएं अगर हम बात करें तो संगठन प्रबंध का एक कार्य है। देखो, अगर आपको हेडिंग चाहिए तो हेडिंग बना सकते हो। देखो कि संगठन प्रबंध का क्या एक कार्य है, तो पूरे को आप हेडिंग बना सकते हो। इसमें लिख सकते हो कि जैसे बाकी कार्य होते हैं, नियोजन होता है, ठीक है, नियुक्तिकरण होता है, निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, वैसे ही एक कार्य आपका संगठन भी है, जो कि जिसके बिना क्या है किसी भी क्रिया काम को कर पाना क्या आसान नहीं होता। इस टाइप से बना चना के लिख सकते हो। उद्देश्य प्राप्ति में संगठन बहुत ज्यादा सहायक होता है, तो ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। तो संगठन प्रबंध का एक कार्य है, ये याद रखना। संगठन अनेक व्यक्तियों का समूह होता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति क्या क्या कर लेगा कुछ सोचो ना। तो इसलिए संगठन जो होता है वो अनेक व्यक्तियों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है ना? प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, इसको बोलते हैं प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। ठीक है ना? संगठन में सभी एक सामान्य उद्देश्य के लिए यानी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। यानी देखो, लोग तो बहुत सारे होते हैं संगठन में, ठीक है ना, अलग अलग कामों में लगे होते हैं, मगर वो जो कामों में लगे होते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है ना, वो क्या होता है, किसी एक जो पूरा संगठन का जो एक गोल है ना, जिसको उसको अचीव करना है, उसकी ओर सबके सब लगे होते हैं कि भाई उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबके सब काम करते हैं उसके अंदर। ठीक है ना? संगठन प्रबंध का क्या एक यंत्र है, यानी एक मशीन है। संगठन प्रबंध का क्या एक यंत्र है। इसके बिना बेटा उद्देश्य प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आपने संगठन नहीं रख रखा है तो उसका मतलब फिर आप उद्देश्य प्राप्ति की ओर नहीं जा सकते। याद रखना, अगर जैसे बोलते ना कि अगर आपने किसी काम को, ठीक है ना, गलत जगह, मतलब मान लो कोई मशीन या कोई भी चीज है, अगर आपने उसको क्या किसी गलत जगह लगा दिया, जो कि लगनी चाहिए थी कहीं और, आपने लगा दी कहीं और, या फिर कोई छोटी मोटी चीजें उसमें क्या है मतलब कि खराब हो गई है और आपने उसको सही टाइम पे सही नहीं करवाया, मतलब टाइम रहते आपने सही नहीं करवाया उस खराब चीज को, तो बेटा आपको बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि संगठन एक प्रबंध का एक यंत्र है, ठीक है, मशीन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसको मतलब सही जगह पे रखना बहुत जरूरी है, सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? एकदम मशीन की तरह काम करेगा आपके लिए। आगे इसके अंतर्गत समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। बेटा इसके अंतर्गत समन्वय यानी जो कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित करने में यहाँ पे क्या मिलती है, सहायता मिलती है। और कार्य विभाजन को संगठन का क्या माना गया, आधार माना गया। कि जब भी कोई संगठन तैयार होता है तो उसमें सबसे पहला काम वही होता है, कार्य को पहले तो देखना कि क्या क्या काम हो सकता है और उसको फिर उसको क्या करना, डिवाइड कर देना। ठीक है ना? तो आइडेंटिफिकेशन करना और डिवीजन ऑफ वर्क करना। तो इसका मतलब कार्य विभाजन क्या, संगठन का आधार होता है, मेन आधार यही है।
तो संगठन के देखो विशेषता बहुत सिंपल सी है। सबसे पहले संगठन प्रबंध का एक कार्य है, ये आपको याद रखना है। संगठन अनेक व्यक्तियों का समूह होता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता, ये भी आसानी से समझ में आ गया। नंबर 3, संगठन में सभी जितने भी लोग वहां काम करेंगे सभी एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं, सिर्फ एक सामान्य उद्देश्य की ओर सबके सब भाग रहे होते हैं। उसके अलावा संगठन प्रबंध का क्या बोला गया, एक यंत्र बोला गया। संगठन प्रबंध का क्या बोला गया, एक यंत्र बोला गया, जिसमें बोला कि अगर मान के चलो इसको एक ऐसी मशीन बताया गया जिसमें अगर एक भी पुर्जा अगर खराब हो गया, एक भी पुर्जा अगर खराब हो गया और अगर आपने उसको टाइम में रहते सही नहीं करवाया तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। या फिर आपने उस चीज को जो मशीन है उसको अपनी गलत जगह आप इस्तेमाल करें तो भी आपको लॉस हो सकता है। बिल्कुल तरीके से आपको प्लान करके इसको काम करना होता है, तो उसको बोला हुआ संगठन प्रबंध का एक यंत्र है, मशीन है। उसके अलावा इसके अंतर्गत समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है, क्योंकि जब आप काम को डिवाइड करोगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं संगठन के अंदर। एक कंपनी देखी होगी आपने, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन सभी के बीच में बेटा कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो सबका अगर एक दूसरे से अगर समन्वय नहीं होगा तो काम ढंग से नहीं हो पाएगा, याद रखना। तो समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। और कार्य विभाजन संगठन का आधार होता है बेटा, कार्य विभाजन संगठन का आधार माना गया है, या बिना कार्य विभाजन के कुछ नहीं हो सकता संगठन के अंदर। क्लियर हो गया ना। तो बेसिक सा था, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बेटा, सबसे पहले नोट डाउन करिए। अब आगे देखिए बेटा, हमारे पास अगला है संगठन का महत्व क्या है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव होता है बेटा। इसमें क्या होता है, संसाधनों का क्या होता है, अनुकूलतम उपयोग क्या होता है, संभव होता है, यानी अच्छे तरीके से संसाधनों का क्या होना, उपयोग होना। दूसरा, कर्मचारियों के विकास में सहायक, यानी जो वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके विकास में क्या होता है बेटा, सहायक होता है। क्लियर हो गया। 2 पॉइंट हो गए आपके। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग यहाँ पे क्या होता है, संभव होता है, यानी संसाधनों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। और दूसरा मैंने यहाँ पे बोला कि कर्मचारियों के विकास में भी क्या होता है बेटा, सहायक होता है। क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट पे ध्यान दो, संगठन के या फिर उपक्रम जो है आपका, जो एंटिटी है, उसके विस्तार और विकास में सहायक। तो 3 पॉइंट देखिए क्या है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग में सहायक है, यानी संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल होता है। अगर आपने संगठन अपने तरीके से कर रखा है तो आपका संसाधनों का यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल होगा। नंबर 2, इसमें मतलब कर्मचारी जो वहां पे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके विकास में भी सहायक है। नंबर 3, कर्मचारियों का विकास तो चलो ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो आपका जो उपक्रम जो आपने स्थापित किया है उसके भी विस्तार और विकास में सहायक है, यानी इसको भी अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, विस्तार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा जितने कोई भी परिवर्तन अगर होता है तो उसको अपनाने में भी सरलता होती है। क्या होती है, संगठन अगर आपका अच्छे से आपने कर रखा है तो उसका मतलब क्या हुआ, परिवर्तन को अपनाने में यहाँ पे सरलता देखने को मिलती है। उसके अलावा कार्य विभाजन के द्वारा, यानी आप काम को क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो उससे क्या होता है, विशिष्टीकरण का यहाँ पे लाभ, विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करने में सहायक। तो कार्य विभाजन के द्वारा विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करने में सहायक। काम को इसमें क्या होता है, जैसे एक काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक व्यक्ति को वो काम दिया जाता है जिस काम में वो व्यक्ति क्या होता है, निपुण होता है, मतलब काफी अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है, वो उस काम में उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है। तो उससे क्या होता है आपको देखने को कि आपको ना वो बंदा जो है एफिशिएंटली उस काम को करता है, अच्छे से कुशलता से वो उस काम को करता है और जल्दी करता है और वेस्टेज नहीं करता। तो ये चीज देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, विशिष्टीकरण का आपको लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, विशिष्टीकरण का लाभ मिल रहा है। नहीं, आप काम को उस व्यक्ति को सौंपते हो जो उस काम में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। क्लियर। उसके अलावा कार्य संबंधों में स्पष्टता रहती है। स्पष्टता मतलब कि कौन मेरा सुपीरियर होगा, कौन मेरा सबऑर्डिनेट होगा, कौन मेरा मतलब ऊपर वाला मतलब जो हेड है वो होगा प्रबंधक का, और कौन मेरा क्या नाम है, कर्मचारी होगा, मतलब मेरे नीचे रहेगा, ठीक है। तो उसमें कार्य संबंधों में स्पष्टता है। इससे स्पष्ट होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन आपका अधिकारी है और कौन आपके नीचे वाले लेवल पे बैठा हुआ है। तो इससे पता चल जाता है सब कुछ यहाँ पे। उसके अलावा इसके अंतर्गत प्रभावी प्रशासन संभव होता है, यानी एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। बिल्कुल तरीके से काम करने वाला, एक रूल रेगुलेशन से चलाने वाला प्रशासन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या बोला हमने, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग में संभव है। नंबर 2, यहाँ पे कर्मचारियों का विकास जो है में सहायक। नंबर 3, उपक्रम के विस्तार एवं विकास में सहायक, परिवर्तन को अपनाने में सहायक, या सरलता रहती है इसमें, ठीक है ना, परिवर्तन को अपनाने में सरलता रहती है, यहाँ पे रहती लिख सकते हो। कार्य विभाजन के द्वारा विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करने में सहायक। कार्य संबंधों में स्पष्टता, इससे स्पष्ट होता है कि कौन किसको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। और इसके अंतर्गत प्रभावी प्रशासन संभव होता है। क्या होता है, प्रभावी प्रशासन संभव होता है। तो ये 7 के 7 पॉइंट आपको याद रखने, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है बेटा, ठीक है, और बनाए जा सकते हैं आगे से। अब आगे देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में याद रखना। संगठन की प्रक्रिया जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है।
संगठन की प्रक्रिया क्या है, देखो 4 स्टेप्स है, लाइन बाय लाइन आपको याद रखना है, आगे पीछे नहीं करना है। क्लियर हो गया? लाइन बाय लाइन। देखो सबसे पहले क्या है, कार्य की पहचान करना है, यानी क्या काम है उसकी पहचान करो और फिर उसका क्या कर दो, विभाजन कर दो। तो कार्य की पहचान करना एवं विभाजन करना, सबसे पहला पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसको बना के लिखा जा सकता है बड़े प्यार से। सबसे पहले क्या किया जाता है, कार्य की पहचान करना एवं विभाजन करना। क्लियर हो गया? नंबर 2 उसने बोला विभागीकरण। क्या बोला उसने? विभागीकरण, यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी डिपार्टमेंट बनाना। बेटा क्या बनाना? डिपार्टमेंट बनाना। अर्थात इसके अंतर्गत एक समान क्रियाओं को, यानी जो एक जैसी क्रिया है, यानी एक समान क्रियाओं का एक समूह बनाकर, यानी जो एक जैसी क्रियाएं हैं उनका एक समूह बनाकर क्या कर दिया जाता है, एक तरह से समूहीकरण कर दिया जाता है। तो उसने बोला इसके अंतर्गत एक समान क्रियाओं का एक समूह बनाकर, यानी समूहीकरण यानी ग्रुपिंग करके एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सौंप दिया जाता है। डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं ना, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, इस टाइप की चीजें। ठीक है ना? तो उसने बोला विभागीकरण क्या है, अर्थात इसके अंतर्गत एक समान क्रियाओं, यानी जो एक जैसी क्रियाएं हैं, ठीक है, उनका समूह बनाकर, यानी समूहीकरण करके, ग्रुपिंग करके एक विशेष विभाग को कर दिया, सौंप दिया जाता है। उसके बाद अगला है आपका काम सौंपना। बेटा क्या है? काम सौंपना है। इसने बोला प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाना चाहिए जो उसके लिए उचित हो। यानी आपको ध्यान रखना है, काम सौंपते समय काम की प्रकृति और व्यक्ति की योग्यता, काम की प्रकृति और व्यक्ति की योग्यता का मिलान करना आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने काम की प्रकृति और व्यक्ति की योग्यता का मिलान नहीं किया, यानी सही काम सही व्यक्ति को नहीं सौंपा, तो गारंटीड है आपकी जो है वेस्ट ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा, लागत ज्यादा लगेगी, है ना, और काफी दिक्कतें देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? आगे इसने बोला सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। सूचनाएं प्रेषित मतलब एक तरह से बताना, है ना। तो सूचनाएं प्रेषित करने, कम्युनिकेट करने की बात कर रहा है, तो सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना कि किसको तुम बताओगे, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं रिपोर्टिंग संबंध स्थापना, यानी आप जो आपने काम किया उसके लिए किसको रिपोर्ट करोगे। तो उसने बोला अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कौन उसका अधिकारी है, कि भाई मेरा हेड कौन है, मुझे पता होना चाहिए जिसको मैं रिपोर्ट करूंगा, सूचनाएं प्रेषित करूंगा, ठीक है ना, और कौन मेरा अधीनस्थ है, किससे मैं क्या है सूचनाएं लूंगा। क्लियर हो गया? तो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट? पहला कार्य की पहचान है, सबसे पहले काम की पहचान करनी है, और एवं विभाजन, उसको क्या है डिवाइड करना है, डिवीजन ऑफ वर्क करना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, यानी काम की पहचान करो, पहले काम है क्या, फिर उसको डिवाइड कर दो। ये तो पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा विभागीकरण करना है, यानी क्या करना है कि आपने क्या है जो एक जैसी क्रिया है, जैसे परचेज से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड सारी, तो उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट बना रखा ना, तो उसका समूह बना करके एक विभाग को सौंप दो। अब कैश से रिलेटेड बातें हैं तो कैश डिपार्टमेंट बना रखा, कैश को दे दो सारा काम। सेल से रिलेटेड बात है तो सेल वाले सेल डिपार्टमेंट को दे दो। तो उसने यही बोला विभागीकरण दूसरा है, जिसमें क्या है इसके अंतर्गत एक समान क्रियाओं का, यानी जो एक ऐसी क्रिया है उनका एक समूह बनाकर, यानी समूहीकरण करके एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाता है। क्लियर हो गया? अगला काम सौंपना, फिर काम सौंपा जाएगा, विभागीकरण के बाद काम सौंपा। अभी तो विभाग को गया है काम, अब उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को जाएगा, उसके अंदर भाई व्यक्ति बैठे हैं ना बहुत सारे, तो उनको जाएगा। तो काम सौंपना अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाना चाहिए जो उसके लिए उचित हो। काम सौंपते समय काम की प्रकृति और व्यक्ति की योग्यता दोनों का मिलान कर लेना, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना मतलब रिपोर्टिंग संबंध स्थापना रखना, ठीक है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कौन उसका अधिकारी और कौन उसका अधीनस्थ है। तो ये बेसिक सा पॉइंट था, बेसिक सा मतलब पार्ट था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है, ठीक है ना। चलो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।